तो स्टूडेंट्स नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग सुन के ये परसीव करते हैं कि हम शायद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ एडवांस पढ़ने जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट द फैक्ट। हाँ, मैं हो रहा हूँ। Okay. ये चीज वाज़ेह तौर पे आप क्लियर रखिएगा कि हम कोई टी शेप्स बनाने वाली अप्रोच पे नहीं जा रहे, कोई एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यूज, डेबिट, क्रेडिट वाली चीजों की तरफ नहीं जा रहे। दैट जो पहले आप पढ़ चुके हैं इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और अभी जो इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अपनी कंफ्यूजन को दुरुस्त करने के लिए यहाँ से आप अकाउंटिंग बेशक हटाइए थे, आप इसको कॉस्टिंग ही कह रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग का इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर हम कुछ चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन का क्वांटिटेटिव होना और क्वालिटेटिव होना डिस्कस किया था कि एक इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। और दूसरी इंफॉर्मेशन जिसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, उसको हमने वर्ड यूज किया था उसके लिए क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अगर हम इस क्लास में ये देख रहे हैं कि कितनी कुर्सियां हैं, तो वी आर एबल टू काउंट, वी आर एबल टू प्लेस अ नंबर कि हमारे यहाँ लेट्स से 40 चेयर्स अवेलेबल है या 30 चेयर्स अवेलेबल है, तो प्लेसिंग अ नंबर ऑफ 30, 35 और 40 is something we are able to count। लेकिन अगर हम इन चेयर्स की क्वालिटी के हवाले से बात करें, कंफर्ट के हवाले से बात करें, रिलायबिलिटी के हवाले से बात करें, डिजाइन के हवाले से बात करें, these are some things you cannot quantify। आप ये कह सकते हैं कि बड़ी आरामदायक चेयर, नींद यहीं पे आती है, अपनी घर में नहीं आती। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बैठने के बाद 15 मिनट के बाद हमें 10 मिनट की वॉक चाहिए, आधे घंटे के बाद हमें ब्रेक दिया कर थक जाते हैं, पॉसिबल। लेकिन दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ये हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक वो चीज जिनको आप पैसों में काम करते हैं, और एक वो चीज जिसको आप पैसों के अलावा, जैसे अगर हम ये कहें कि ये हर एक चेयर 2000 रुपीज की है, तो 40 चेयर्स 80,000 रुपीज की होगी, तो 80,000 रुपए की कुर्सियां या 40 कुर्सियां, दोनों काउंट तो किए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज को हम काउंट कर रहे हैं रुपीज करेंसी, और दूसरा हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ चेयर्स। काउंटेबल दोनों है, लेकिन एक फाइनेंशियल है जहां मैंने करेंसी की वैल्यू पुट की, एक नॉन फाइनेंशियल है जहां मैंने करेंसी की वैल्यू पुट नहीं की। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स बनानी है, आपको अच्छे तरीके से याद है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आखिर क्या है? आखिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आपने ट्रांजैक्शन को एविडेंस लिए, उसको डे बुक में रिकॉर्ड किया, उसकी पोस्टिंग की, उसको लेजर्स में लेके गए, उसको ट्रायल बैलेंस में लेके गए, ट्रायल बैलेंस से आखिर क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। और ये दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर या कैश फ्लोज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात करते हैं, करेंसी की बात करते हैं। कॉस्टिंग में
हम उसके अगेंस्ट फाइनेंशियल बात भी करेंगे और नॉन फाइनेंशियल बात भी करेंगे। व्हाट इज कॉस्टिंग? एक वर्ड लास्ट क्लास में भी मेरे बैच आया था, दैट इज प्राइसिंग। ठीक है, एक वर्ड है प्राइसिंग। व्हाट डज प्राइसिंग मीन? कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, we'll have to determine the selling price for that particular product। कि अगर हमारी कंपनी ने let's say for instance एक कीबोर्ड बनाया, हम ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि ये कीबोर्ड हम मार्केट में कितने का सेल करें। जब आप ये फैसला लेना चाह रहे हैं, जब आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं, जब आप ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि हम कीबोर्ड कितने में बेचें, तो उस डिसीजन का नाम क्या होगा? प्राइसिंग। ठीक है, सो दिस इज टू डिटरमिन सेलिंग प्राइस। इसके अगेंस्ट एक टर्म हम पढ़ रहे हैं, you must be well aware of the difference between cost and price। yes, cost and price। cost मतलब कितने में बनाया है या कितने में खरीदा है। तो हमें एक प्रोडक्ट, कंपनी को एक प्रोडक्ट कितने का पड़ा, दैट इज अ कॉस्ट। और वो प्रोडक्ट हम आगे कितने में बेचेंगे, दैट इज प्राइस। सो द डिफरेंस इज प्रॉफिट। अगर हम रिटेल बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, तो ये चेयर हम पंजाब से, गुजरातवाला से 1600 की बाय करते हैं और 2000 की सेल करते हैं। 1600 is what? Cost. And 2000 is what? अगर ये चीज रेडीमेड खरीदी जाए तो उसकी कॉस्ट डिटरमिन करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं। लेकिन अगर एक चीज बनाई जाए तो उसकी कॉस्ट डिटरमिन करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम एक बोर्ड बना रहे हैं, you can see this board, let's start counting कि इसको बनाने में हमें क्या क्या रिसोर्सेस लगाने पड़ेंगे। बोर्ड बनाना, which one? व्हाइट शीट। ओके, हम अगर एक बोर्ड मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक आपने मुझे कहा कि जो व्हाइट शीट है, इसको हम कहते हैं फार्मिका। ठीक है, ये वाली शीट है फार्मिका, व्हाइट शीट। ये आपको बोर्ड बनाने में चाहिए। व्हाट एल्स? ओके, यस, एल्युमिनियम या एल्यूमिनियम, इसकी जो पट्टी है ये हमें चाहिए होगी। व्हाट एल्स? वुड, यस, जो उसके पीछे शीट है। देखिए, दिस इज नॉट पेस्टेड ऑन द वॉल अल्टीमेटली, दैट्स इट। जिसके ऊपर हमने ये फार्मिका को पेस्ट किया है। यस, व्हाट एल्स? बन गया बोर्ड। कुछ और है ऐसा बोर्ड में? यस, अगर कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। क्या आप में से कोई स्टूडेंट एक लॉगिन हो सकता है? नहीं, एक सेकंड, आपको कमेंट्स नहीं करना। फिर ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग कि अगर बोर्ड हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक फार्मिका शीट व्हाइट, दिस शुड बी ग्लॉसी, ताकि इस पे मार्कर वर्क कर सके।
दूसरा हमने इस पे लासानी जो वुड है वो यूज करना है। तीसरा हमने कहा कि ये एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम इस पे यूज करना है। तीसरा हमने कहा कि इस पे की इस्तेमाल होगी, नेल्स और ग्लू। यस ऑफ कोर्स। तो एल्युमिनियम के नीचे में लिखा है लासानी, समर्स आस्किंग इट्स लासानी। शीट आती है बेसिकली 8x4 की, तो लासानी शीट है, नेल्स है, ग्लू है, मटेरियल डन। हाँ ओके, मटेरियल डन। नेक्स्ट उसके बाद कारपेंटर इस पे काम करेगा। तो कारपेंटर की जो भी रेट्स है वो भी कंपनी को बेयर करने पड़ेंगे इस बोर्ड को मैन्युफैक्चर करने के ऊपर। एनीथिंग एल्स? बोर्ड को बनाने में फर्दर कोई खर्च आएगा? बोर्ड बनेगा कहां पे? कारखाने में। सादा जुबान कारखाना। कारखाने की क्या क्या खर्च होगी? ओके, सो सिंपली अज्यूम अ फैक्ट्री। ऑब्वियसली अगर एक दुकान पे हम बोर्ड खरीदने जाते हैं तो वहां पे तो बोर्ड डिस्प्ले किया हुआ होगा जहां से आप लोग बाय कर सकते हैं, या गोडाउन होगा जहां पे वो बोर्ड रखा हुआ होगा। लेकिन बोर्ड बना कहां पे होगा? उसके लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर विल बी अ फैक्ट्री। प्रोडक्शन फैक्ट्री। अभी कारखाने में आपने मुझे एक काउंट करवाया कि बिजली का बिल आएगा और कोई खर्चा कारखाने में। चले लेबर हमने यहाँ काउंट कर लिया है, तो इसके अलावा भी लेबर होगी क्या वहां पे मौजूद तमाम तर लोग सिर्फ बढ़े ही होंगे कारपेंटर्स, या उसके अलावा भी कोई लोग? ओके ओके, कमिंग ओवर दैट, कमिंग ओवर दैट। लेबर, हाँ छोटू, यस हेल्पर। ऑब्वियसली तो उनको थोड़ा बड़ा है बेसिकली। सो एक छोटू है जो सर्विस दे रहा है, सुपरवाइजर है क्योंकि उससे कदर बड़ा है हाइट में एटलीस्ट। अल्टीमेटली फैक्ट्री को चलाने के लिए यू नीड मल्टीपल स्टाफ। फैक्ट्री का दाखिल होते हुए गेट कीपर होगा, और वहां पे चाय पानी के लिए छोटू घूम रहे होंगे। फैक्ट्री का सुपरवाइजर होगा या प्रोडक्शन मैनेजर जो कि बताएगा कि काम क्या करना है। अगर कारपेंटर्स को छोड़ देंगे भाई जो समझ में है बना देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो बताएगा ना ऑर्डर किस चीज का लगा हुआ है। तो आज कारखाने में कौन सी चाल है? क्या फर्नीचर बेडशीट बनाने हैं, अलमारियां बनानी है, बोर्ड बनाने हैं, रोस्टर्स बनाने हैं, टेबल्स बनानी है। वी गॉट मल्टीपल स्टाफ, ठीक है। तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं स्टाफ अदर देन कारपेंटर। ठीक हो गया? और क्या खर्चा होगा कारखाना चलाने के? टूल्स, यस। टूल्स, यू सेड मशीन्स। नहीं, यस। अगर आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग प्रीमिसेस आपकी अपनी नहीं है तो किराया होगा। अगर अपनी है तो डेप्रिसिएशन। ठीक। अगर कोई एसेट किसी और से लिया जाए तो उसका किराया भरा जाता है, और अगर अपनी ही चीज हो तो उसकी डेप्रिसिएशन होती है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी रखते हैं। रेट होगा या डेप्रिसिएशन होगी। मशीन जो आप यूज कर रहे हैं, अगर मशीन आपकी अपनी है तो हर बोर्ड के लिए आप अलग मशीन तो नहीं ले रहे, लेकिन वो मशीन जो आपने ऑलरेडी ली हुई है
उनकी डेप्रिसिएशन। अगेन अगर वो मशीन आपकी जाती नहीं है तो आपने किराए पे ली होगी, लेकिन बोर्ड बनाने के लिए कटिंग मशीन तो चाहिए या पेस्टिंग मशीन तो चाहिए। लेट्स से हम उसको प्रेस करेंगे शीट को ताकि बीच में कोई बबल्स नहीं आए, तो ग्लू या बॉन्ड से चिपकाने के बाद इस शीट को हम एक मशीन पे प्रेस करते हैं या यूवी लाइट देते हैं। अल्ट्रावायलेट मशीन है जो कि इसको पेस्ट करते हैं कि इसमें कोई बबल्स ना रहे। एनी अदर कॉस्ट? कारखाना, इमेजिन एक कारखाना है, यस, बैकअप, ओके, सो वी आर काउंटिंग दैट एज इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हमें पावर का बैकअप भी चाहिए होगा। फिर एनीथिंग एल्स, चलो कारखाना, सामान पूरा करना है, ऐसा कारखाना चलो बाद में शक्ल देख कर आपके कहने पे कारखाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन कारखाने से बाहर हो जाएगी। विदिन premises of a factory, insurance, अक्सर कंपनीज, but it's not compulsory, लेकिन अक्सर कंपनीज क्या करती हैं, यस मौसम चले सकते हैं। Someone has written as kitchen costs. Okay, fair. I mentioned there is canteen of food. हम अगर स्टाफ को खाना पीना देते हैं आपकी तरफ से तो वो कॉस्ट भी हमारी तरफ से आएगी। यस, anyone else? Fair. अब अगर हम yes, nice. Repair and maintenance. What's the difference between repairing and maintaining? So, मेंटेन करने से चीजें खराब नहीं, मेंटेन करना, इस खराब होने से बचाना। और पाकिस्तानी अप्रोच क्या होती है कि अभी तक तो सही है, तो जब तक गाड़ी मिसिंग नहीं करेगी तब तक हम उसकी ट्यूनिंग भी नहीं कराएंगे, ऑयल भी चेंज नहीं करेंगे, फिल्टर भी चेंज नहीं कराएंगे, किलोमीटर नोट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ होते हैं जो अपनी गाड़ी को संभालते हैं, जो कि रीडिंग नोट करते हैं, तो जैसे ही 2500 किलोमीटर होंगे वो गाड़ी को मूव ही नहीं करेंगे। बोले कहा भाई अब 1 किलोमीटर भी नहीं चलाना, ऑयल चेंज करने का टाइम आ गया, वो पहले फुर्सत में जाके ऑयल चेंज करवाते थे। मेंटेन, फिर कॉस्टिंग, हमने कुछ कॉस्ट सम अप कर ली। अब हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि एक बोर्ड हमें खुद कितने का पड़ रहा है। शहजाद आपने वर्ड यूज किया लॉजिस्टिक्स, वी हैव डिस्कस्ड है लॉजिस्टिक्स बेसिकली फैक्ट्री के प्रीमिसेस से बाहर चली जाएगी। तो जो भी खर्चे कारखाने के अहाते में आ रहे हैं, प्रीमिसेस में आ रहे हैं, चार दीवारी के अंदर आ रहे हैं, हम उन खर्चों को भी गिन रहे हैं। अच्छा, अब जब भी कैलकुलेट करना चाहें कि बोर्ड कितने का पड़ेगा तो उसके लिए एक लफ्ज हम यूज करते हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक होती है एक्चुअल कॉस्ट जो बोर्ड को बनाने में आती है। तो दर हकीकत जब मैं एक बोर्ड बनाता हूं वो एक बोर्ड कितने में बनता है वो एक्चुअल कॉस्ट कहलाती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब कि एक बोर्ड कितने में बनना चाहिए। मैं आपकी सपोर्ट के लिए लिख देता हूं कि दिस कॉस्ट इज नॉट एक्चुअल बट दिस कॉस्ट इज बजटेड। ठीक है, दिस कॉस्ट इज बजटेड। कंपनीज क्या करती है, प्रोडक्ट बनाने से पहले कैलकुलेट करती है कि इस बोर्ड को बनाने में या इस यूनिट को बनाने में क्या क्या रिसोर्सेज दरकार होंगे।
और स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि ये एक यूनिट बनाने में कौन से रिसोर्स की कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए। इससे हमें मदद क्या मिलती है? फीडबैक। व्हाट इज फीडबैक? anyone else? anyone? what is feedback? आपने कभी दिया है फीडबैक? Oh, yes, nice. Your remarks of what? On what? Someone has done for you. आपसे एक टीचर का फीडबैक लिया जाता है, असेसमेंट। फीडबैक क्या होता है? किसी चीज के हो जाने के बाद उसका रिव्यू लिया जाता है। एक होता है फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड क्या होता है? किसी चीज के होने से पहले ही उसके रिव्यूज लिए जाते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि चीज कैसे होगी। और एक चीज हो जाने के बाद 3-4 लेक्चर्स ले जाने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि टीचर कैसा है, तो दैट इज व्हाट फीडबैक। अगर आपको टीचर की प्रोफाइल दे दी जाए, लेक्चर आप एक भी ना लें, और आपको कहा जाए कि आपको क्या लगता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, दैट इज फीड फॉरवर्ड। कंपनीज फीडबैक लेती है और ये बहुत जरूरी भी होता है परफॉर्मेंस मैनेज करने के लिए। ये बहुत जरूरी भी होता है कि अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट दूं या कोई होमवर्क दूं और कहूं कि बेटा अगली क्लास में जो भी होमवर्क नहीं कर पाएगा वो दरवाजे से यही वापस आ जाए, मैं निकालूंगा, तो बेइज्जती हो जाएगी। आप बड़ा सीरियस हो जाते हैं कि टीचर तो आज उस समय लग रहा है, लिहाजा आप तरीके से वो होमवर्क करके आते हैं और अगली क्लास में मैं होमवर्क का जिक्र ही नहीं करता। मैं पूरी क्लास कंडक्ट कर लेता हूँ, आप कहते हैं होमवर्क करके आए थे, चेक तो किया नहीं। अब अगली क्लास के लिए अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो क्या आपको सीरियस लेंगे? अपने सर वैसे भी पूछते हैं। यस, आपको क्या करना है? अपनी कंपनी का खर्चा बचाना भी है, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट एक सेट कर देते हैं। मिसाल, आप मेरे प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, फैक्ट्री आपके हाथ में है, मैं आपको कहता हूं कि बोर्ड बनाना है, आप कहते सर बन जाएगा, कितने बनाने हुक्म करें। लेकिन मुझे आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, ये चेक करने के लिए कि क्या आप बतौर एक फैक्ट्री मैनेजर अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, लाजिम होगा कि मैं आपको कुछ टारगेट दे दूं। नहीं, लाजिम होगा कि मैं आपको कोई टारगेट दूं। मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे जो बोर्ड्स बिकते हैं ना, सेल होते हैं ना, वो 7.5 फीट बाय 4 फीट के होते हैं। कितने के होते हैं? 7.5 फीट बाय 4 फीट के होते हैं। तो मुझे बनाने, आपने कहा सर मार्केट में 7.5 बाय 4 की कोई शीट मिलती ही नहीं, ठीक है, 7.5 बाय 4 की कोई शीट मिलती नहीं है। शीट आती है स्टैंडर्ड 8 बाय 4, तो हमें 6 इंच काटने पड़ेंगे, जो कि जाया, हमें इसके 6 इंच आधा फीट यहां से काटना पड़ेगा, जो कि जाया होगा। अगर एक रनिंग फिट लासाजी का है, अगर एक रनिंग फिट 50 रुपए का है, नॉट रनिंग फिट, 50 फिट का, जब जो बोर्ड बना के आप कस्टमर को देंगे उसकी साइज क्या होगी? 7.5 बाय 4। लेकिन वो बोर्ड बनाने के लिए जो आपको शीट खरीदनी पड़ेगी उसकी मेजरमेंट क्या होगी? 8 बाय 4। जो खर्चा लगाते हैं 8 बाय 4, मतलब स्क्वायर फीट कितने हो गए? 22। सीरियस?
हम स्क्वायर फीट जो काउंट करते हैं तो स्क्वायर फीट काउंट करने का तरीका क्या होता है? विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हम जो शीट खरीदेंगे वो होगी 8 बाय 4। 8 बाय 4 कितना हो गया? 32 फीट। और अगर एक फीट 50 रुपए का है तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी कितनी? इज दैट करेक्ट? कैलकुलेटर्स किसी के पास नहीं है? लेकिन जो हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे दैट वुड बी 7.5 फीट बाय 4 फीट। उस हिसाब से आपकी मटेरियल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? 1500। देखिए आपको करना क्या, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या है ये? 8 फीट बाय 4 फीट। ये कहलाएंगे 32 स्क्वायर फीट, 32 स्क्वायर फीट। और एक स्क्वायर फीट आपको कितने का पड़ रहा है? 50 का। तो 32 स्क्वायर फीट कितने के पड़ेंगे? 1600। इसी तरीके से अगर 7.5 बाय 4 फीट तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने बनेंगे? 30। 30 मल्टीप्लाइड बाय 50 1500। आप अपनी कॉस्ट कितनी अज्यूम करेंगे? 1600 या 1500? जबकि कस्टमर को जो आप वोट दे रहे हैं उसमें तो 1500 की लग रही है। लेकिन आप कहते हैं सर को मैं जाया कर रहा हूं, ये तो मार्केट में मिलती नहीं है चीज। तो जो आधा फिट कटेगा उसका मैं क्या करूंगा? हमारे को किसी काम का नहीं है। और बचा सकते थे तो बचा लेते थे। लेकिन मसला ये है कि 8 बाय 4 से छोटी शीट मिलती नहीं है। ये खर्चा जो 100 रुपए का लॉस है ये किसको भुगतना चाहिए? कस्टमर को। इसको हम यूज करते हैं नॉर्मल लॉस। क्या वर्ड यूज करते हैं? व्हाट इज नॉर्मल लॉस? आप अपनी तरह से डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज नॉर्मल लॉस, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, जो होना ही होता है। तो नॉर्मल लॉस इज बेसिकली एक्सपेक्टेड लॉस। हम जब प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमिन करेंगे कि एक बोर्ड हमें कितने का पड़ता है, एक होगा वर्ड ग्रॉस इनपुट और एक वर्ड होता है नेट इनपुट। ठीक है, एक लफ्ज है ग्रॉस इनपुट, एक होता है नेट इनपुट। चिकन खरीदने का एक्सपीरियंस रहता होगा आप लोगों को। नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि वो आपके सामने एक मुर्गी, सिर्फ उसको उससे हल्का सा कट करना है, उसके फेदर्स निकालने हैं और उसका वजन कर देना है। और ये कहेगा कि लेट्स से 1.5 किलो की मुर्गी है या 2 किलो की चिकन है, मल्टीप्लाई बाय 400 रुपए का रेट चल रहा है, आप 800 रुपए मुझे देंगे। लेकिन सफाई के बाद, कटिंग के बाद जो चिकन आप घर लेके जाएंगे वो भी 2 केजी की होती है नहीं। अब उसकी कटिंग स्टार्ट करता है और उसमें जो वेस्टेज होता है, जो फजूल चीजें होती हैं, उनको वो डिस्पोज ऑफ कर देता है। मे बी आपने 2 केजी चिकन का रेट पे किया लेकिन लेके जाए मे बी 1 किलो 700 ग्राम या 1.5 किलो। तो जो आधा किलो का नुकसान उस दुकानदार को हुआ वो भर रहा कौन है? आप या दुकानदार? कस्टमर। जो वो कहता है कि भाई इसमें फजूल चीजें मैंने तो नहीं रखी है।
मैंने तो नहीं रखी, तो आती है इसमें। और ये कुछ चीजें हैं जो कि कंज्यूमेबल नहीं है, ईटेबल नहीं है, इसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो वो नुकसान भी कस्टमर को चार्ज किया जाता है। एक हो गया ग्रॉस इनपुट, एक हो गया नेट इनपुट। ग्रॉस इनपुट मतलब 2 किलो, नेट इनपुट मतलब 1.5 किलो जो नुकसान होने के बाद है। ग्रॉस इनपुट मतलब 32 स्क्वायर फीट, नेट इनपुट मतलब 30 स्क्वायर फीट। आप खुद एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर आपको फुल कप ऑफ टी चाहिए, आप नाप तोल के उसमें एक कप के अंदर दूध डालें, पानी मिक्स करें, चाय की पत्ती डालें, इलायची शौकीन हो तो इलायची डाल दें और शुगर डाल दें, और आपका कप ये बिल्कुल टॉप तक भरा हुआ है विदाउट वेस्टिंग अ ड्रॉप। आप उसको ऐसे पतीले में डाल देते हैं और बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो चाय बन जाती है। जब चाय बन जाएगी और उसको आप उसी कप में वापस डालेंगे तो क्या फुल कप होगा? नहीं। जो इनपुट किया था वो तो फुल कप था, जैसे 200 ml था, और जब आपको चाय बन के मिली वो 200 ml की नहीं है। कहां का डिफरेंस? इवेपोरेशन, इवेपोरेट हो गया। कुछ नुकसान फैक्ट्री में ऐसे होते हैं जो अनअवॉइडेबल, जो कि प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। कि अगर आप एक दर्जी को 4 मीटर कपड़ा दे जो आपको ड्रेस को सी के देगा, क्या वो एग्जैक्टली 4 मीटर की होगी? नो, क्योंकि कटिंग के अंदर बहुत सारा कपड़ा जाया जाता है, और जाया कपड़े का नुकसान कौन भरेगा? दर्जी? नो, कस्टमर। ऐसा ही होगा ना? अच्छा, अगर हम ये मानते हैं, ये थोड़ा मैथमेटिकली आपको कंफ्यूज कर सकता है, एक्टिव रहिए। अगर हम ये कहते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 800 ग्राम मटेरियल चाहिए, 800 ग्राम मटेरियल खरीदना पड़ेगा। मैं इसको वर्ड यूज कर रहा हूं ग्रॉस इनपुट, कि मैं सप्लायर से 800 ग्राम मटेरियल खरीदूंगा, लेकिन इस प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन इस प्रोडक्शन में क्या होगा कि मेरे इनपुट किए गए मटेरियल का 10% जाया हो जाएगा। मेरे इनपुट किए गए मटेरियल का 10% जाया हो जाएगा। व्हाट इज दिस 10%? रेफर्ड एज नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा उसका वजन कितना होना चाहिए? ध्यान देना, मैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 800 ग्राम रॉ मटेरियल डालता हूं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस का हमें पता है कि प्रोडक्शन के अंदर इनपुट का 10% जाया हो जाएगा। इनपुट का 10% जाया हो जाएगा। इसका 10% जाया होगा इनपुट का, यानी 800 ग्राम का 10%। 800 ग्राम का 10% कितना बनेगा? 80। इजी, 80। यस, तो 800 में से 10% यानी 80 ग्राम जाया हो जाएगा। बाकी जो फिनिश गुड के अंदर मैं कस्टमर को जो प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा उसका वजन कितना होगा? 720 kg। What does 720 is referred as? How do we calculate this? Okay, number 1, 800 उसका 10% और उसको 800 में से माइनस कर दिया,
थोड़ी मैथ समझते हैं, मैथ समझते हैं। ये बजाते खुद कितना फीसद है? 100% है। 800 ग्राम बजाते खुद कितना फीसद है? 100% है। और 720 ग्राम बकाया कितना फीसद है? 90%। क्यों? क्योंकि इसका 10% तो जाया हो गया। किसका 10% जाया हुआ? 800 का। तो मैं अगर 100% में से 10% काट दूं तो बाकी कितना फीसद बचेगा? 90%। यानी ये 720 ग्राम कितना फीसद है? 90%। कैलकुलेट करके देखिए, 800 मल्टीप्लाई बाय 90%। कस्टमर को जो दूंगा, प्रोडक्ट में जो होगा वो तो 720 ग्राम होंगे, लेकिन कंपनी को 720 ग्राम बनाने के लिए खरीदने कितने पड़ेंगे? 800। ठीक है। मैं प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट कितने ग्राम की लगाऊंगा? मैं जब ये कैलकुलेट करूंगा कि मुझे ये प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, मेरी कॉस्ट कितनी है, तो मैं उसमें खर्चा कितने ग्राम का लगाऊंगा? 800 ग्राम का या 720 का? 800 ग्राम। हालांकि कस्टमर कहता भाई जो दिए है वो तो 720 है, लेकिन मैं कहूंगा कि भाई ये 720 बनाने के लिए मुझे 800 ग्राम का इनपुट करना पड़ा। अच्छा, मैं कॉस्टिंग की तरफ अब आगे बढ़ता हूँ। यस शाहरुख, नॉर्मल लॉस इज समथिंग व्हिच इज अनअवॉइडेबल। तो कंपनी नॉर्मल लॉस नहीं भरेगी। एक वर्ड हम यूज करते हैं, एबनॉर्मल लॉस। एक नुकसान ऐसा है व्हिच इज नॉर्मल, जो कि प्रोसेस का हिस्सा है। लिहाजा अगर एक सुना 12 ग्राम गोल्ड का बिस्किट उठाता है और आप उसको कहते हैं कि मुझे इसमें से आप ब्रेसलेट बना के दें या रिंग बना के दें या इयररिंग्स बना के दें, तो वो उसको पहले मेल्ट करेगा। जो 12 ग्राम एक तोला गोल्ड उठाएगा उसको वो मेल्ट करेगा, फिर जैसा डिजाइन आपने उसको दिया है वो वैसा डिजाइन बनाएगा। आप जब वो इयररिंग सेलेक्ट करने जाएंगी तो बिल्कुल उसका वजन 11 ग्राम है, उसका वजन 11 ग्राम है, लेकिन गोल्ड से आपको पैसे कितने ग्राम के चार्ज करते हैं? अब उसको कहना भाई वजन तो कोई मट्टी का ग्राम थोड़ी है, सोने का ग्राम है, बड़ी हैसियत रखता है। लाख, 1 लाख, 10, 1 लाख, 15,000 तोला चल रहा है, 12 ग्राम तो 1 ग्राम की बड़ी वैल्यू है। 10,000 रुपए का 1 ग्राम आप मसाज करें, दे रहे हो मुझे 11 ग्राम, पैसे दे रहे हो 12 ग्राम के, बट हु विल बियर द ग्राम? तो गोल्डस्मिथ क्या करता है, हमें दो खर्चे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। एक आपसे चार्ज करता है मेकिंग, एक आपसे चार्ज करता है वेस्टेज। मेकिंग तो वो भी लेबर देना है, क्योंकि आप अगर से बिस्किट का बिस्किट नहीं जाते थे तो उसके मेकिंग के पैसे चार्ज नहीं करता था, लेकिन क्योंकि उसने आपके डिजाइन स्पेक्स के हिसाब से इयररिंग्स बनाए हैं तो मेकिंग आपसे चार्ज करता है। और दूसरा आपसे चार्ज करता है वेस्टेज। व्हाट इज दैट वेस्टेज? नॉर्मल लॉस। एंड हु मस्ट बेयर दैट कॉस्ट? कस्टमर। क्योंकि आप मुझे बिस्किट लेके जाते, कानों में लगाने की क्या जरूरत थी? रख देते लॉकर पे, इन्वेस्टमेंट ही करनी थी ना। अगर तो ज्वेलरी आइटम बनाने की क्या जरूरत थी? एक होता है एब्नॉर्मल लॉस। एब्नॉर्मल लॉस इज मोर देन एक्सपेक्टेड। आपसे शीट गलत कट हो गई, सही है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा, ये एक्स्ट्रा नुकसान कौन भरेगा? ये अब कंपनी को पता। जो लॉस प्रोडक्ट का हिस्सा है, प्रोडक्शन का हिस्सा है, वो लॉस आप कस्टमर को पास कर सकते हैं
लेकिन जो लॉस बचाया जा सकता था लेकिन आपने फिर भी नुकसान कर दिया, उस नुकसान को हम मान देते हैं एब्नॉर्मल विच इज मोर देन एक्सपेक्टेड और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। वो कौन भरेगा? हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मिसाल मैंने आपको 800 ग्राम का टारगेट दिया था कि एक यूनिट बनाने के लिए आपने 800 ग्राम का मटेरियल यूज करना है, ठीक है। एक मंथ एंड होता है, फरवरी का महीना खत्म होता है और मुझे पता चलता है कि इस महीने में हमने 4000 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इस महीने में हमने 4000 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो हम ये देखेंगे कि अगर आपने 4000 यूनिट्स बनाए हैं और हर यूनिट पे मटेरियल हमारा तय कितना था कि आपको एक प्रोडक्ट में कितने ग्राम बनाने थे? 800। अब 800 ग्राम हकीकतन लगे हैं या नहीं वो नहीं पता, लेकिन मैं उसका हिसाब करने के लिए ये देखना चाह रहा हूं कि अगर एक ग्राम में हमने तय किया था कि 800, एक यूनिट के अंदर हमने तय किया था कि 800 ग्राम लगनी चाहिए थे, तो 4000 यूनिट जो बने हैं उसके लिए कितने ग्राम लगने चाहिए थे? कितना हो रही है? 25 लाख। 3,20,000। 25 लाख। और मैंने जब रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि आपने फैक्ट्री में इस महीने 32,30,000 ग्राम इस्तेमाल किए हैं। बात समझ में? मेरा प्रोडक्शन मैनेजर डिसाइडेड था कि एक यूनिट के पीछे 800 ग्राम लगने चाहिए। आपने कहा सर ऐसे ही करेंगे। एक मंथ खत्म होता है तो मैं देखता हूं कि हमने इस बार फैक्ट्री में 4000 यूनिट बनाए और हर यूनिट पे लगने चाहिए थे 800 ग्राम। उस हिसाब से आपको तो 32 लाख ग्राम बनाने चाहिए थे, लेकिन जब रिकॉर्ड निकलवाया है तो पता चलता है कि फैक्ट्री में इस महीने 32,30,000 ग्राम इस्तेमाल किए गए हैं। ये 30,000 ग्राम हमने एक्स्ट्रा यूज किए हैं। मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा तब जब मैं टारगेट दूंगा ना। मैं अगर आपसे पूछूं कि 32,30,000 ग्राम ठीक है या ज्यादा है, कैसे पता चला ज्यादा है? क्योंकि हर यूनिट में यूज कितने होने चाहिए थे। तो स्टैंडर्ड का मकसद शुड कि एक यूनिट के अंदर कितना मटेरियल लगना चाहिए, एक यूनिट के ऊपर लेबर को कितना काम करना चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है। इसको कंपेयर किससे किया जाएगा? एक्चुअल से। इस वजह से हम स्टैंडर्ड से करते हैं, ठीक है। ये मैडम खर्चा क्या जाएगा? एक खर्चा है डायरेक्ट मटेरियल का, ठीक है। एक खर्चा है डायरेक्ट मटेरियल का। और डायरेक्ट में कि वो खर्चा
जो डायरेक्टली उस यूनिट का हिस्सा बनेगा, डायरेक्टली उस यूनिट का हिस्सा बनेगा। मिसाल, हमने इस कुर्सी को बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, तो प्लास्टिक का खर्चा कुर्सी की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। तो प्लास्टिक इसमें डायरेक्टली यूज किया गया है, लेकिन इस बोर्ड में आपको ग्लू नजर आ रहा है, उसको किया गया है। क्या इसमें आपको अल्ट्रावायलेट लाइट नजर आ रही है, लेकिन यूज तो की गई। तो कुछ रिसोर्सेज जो प्रोडक्ट पे लगाए तो गए हैं, लेकिन उसके अंदर विजिबल नहीं है, तो उनको आप इनडायरेक्ट कह सकते हैं। और डायरेक्ट मतलब ये सामने सामने लगा हुआ है, लकड़ी तो है ना, ये डायरेक्ट। अच्छा, एक हो गया डायरेक्ट मटेरियल, कि एक यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगना चाहिए। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, एक तो ये देखा कि हर यूनिट के अंदर कितना मटेरियल लगना चाहिए, ग्राम्स में, लीटर्स में, किलोग्राम्स में, स्क्वायर फीट में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट से, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये आ जाएगी हमारे की स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर। एग्जाम्पल ले लें कि अगर हम चने भूनते हैं, हमारी फैक्ट्री है, हम क्या करते हैं, छोला बाय करते हैं, चना रॉ बाय किया, उसको हम भुनाई प्रोसेस में डालते हैं, तो उस टेम्परेचर की वजह से, उस भुनाई की वजह से उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। जो चना हम खाते हैं उसका वजन कम होगा, और जो चना उसमें इनपुट किया गया होगा उसका वजन ज्यादा होगा, फिर उसमें से छिलका होगा। हम जब ये कैलकुलेट करेंगे कि 1 kg चना भूनने की कॉस्ट कितनी है, तो चना भूनने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, साबुत चना चाहिए। हम देखेंगे कि 1 kg फिनिश गुड लेने के लिए कितने केजी साबुत चना इनपुट करना पड़ेगा, फर्क होगा ना। गंदम है, उसमें से हम आटा बनाते हैं, तो अगर मैं 1 किलो गंदम की पिसाई करता हूं, ग्राइंडिंग करता हूं, तो क्या 1 केजी आटा बन जाएगा उसमें से? कम बनेगा, क्योंकि गंदम का छिलका उतरेगा, उसमें से ब्राउन निकलेगा, चॉकर निकलेगा, और आटा बनेगा। तो जो आटा, 1 किलो आटा बनाने के लिए 1 किलो गंदम नहीं चलेगी। लेट्स अज्यूम हम ये कहते हैं कि 1 केजी गंदम इनपुट करके, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, समझे, 1000 ग्राम इनपुट करके फिर पर 750 ग्राम आटा निकलता है। 1 किलो गंदम में से 750 ग्राम, 3 पाव आटा निकलता है। व्हाट इज 25%? डिफरेंस क्या है, 250 का नॉर्मल लॉस। तो 1 केजी आटे की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त, 1 केजी आटे की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त ध्यान देना, मैं आटा कितना बनाना चाह रहा हूं, हजार ग्राम। मैथ है ये, मैथ आपको परेशान करेगी। मुझे 1000 ग्राम आटा चाहिए, और मुझे ये पता है कि जितनी भी गंदम इनपुट करूंगा
उसका 25% जाया हो जाएगा। 25% किसका जाया होगा? नहीं नहीं नहीं, 25% किसका जाया होगा? गंदम का। समझ रहे मेरी बात? मैं कितनी गंदम इनपुट करूं कि 25% जाया होने के बाद 1000 ग्राम आटा निकले। मैं समझ रहे मेरी? जिसका मैं आपको अगर यहाँ की बात कर रहा था कि 800 ग्राम इनपुट करेंगे, डायरेक्ट के बाद स्लाइड में लिखा है स्टैंडर्ड यूसेज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड यूसेज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके, मैं फॉर एग्जांपल की तरफ जा रहा हूं। 800 ग्राम इनपुट किया जिसका 10% जाया हुआ और 720 ग्राम का आउटपुट मिला। मैं चाहता हूं कि मुझे 1500 ग्राम का आउटपुट मिले। मैं चाहता हूं कि 1500 ग्राम का आउटपुट मिले। इसके लिए मुझे इनपुट कितना करना चाहिए? इसके लिए मुझे इनपुट कितना करना चाहिए? अगर 1500 का इनपुट करूं तो 1500 आउटपुट हो जाएगा? नो, क्योंकि लॉस कितना होगा? 10% इन दिस केस, 10%। तो आप मुझे तजवीज दें, मशवरा दें कि अगर मैं 1500 ग्राम का आउटपुट निकालना चाहूं तो मुझे इनपुट कितना देना चाहिए? अगर 1500 90% है तो 100% कितना होगा? पक्का? 1600 में 10% कितना बनेगा? 160। इजी मैथ। 1600 में 10% 160, 1600 में से 160 गए 1440 बना रहे हैं। फॉर्मूला क्या बना रहे हैं कि जितना भी हम इनपुट करेंगे ग्रॉस इनपुट, उसके 100% में से नॉर्मल लॉस, क्योंकि 10% वो कट जाएगा, बाकी बचेगा नेट इनपुट। तो फॉर्मूला में हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये 1500 बाजार में खुद कितना फीसद होंगे? 90%। फॉर्मूला घुमाओ, ये 90% इक्वल के इस पर मल्टीप्लाइड है ना, उधर देंगे तो क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो 1500 divided by 90%. Find the value of x. Okay, it's 1666.67. थोड़ा दिमाग और चलाते हैं। मैंने एक पैकेज करवाना है जिसके लिए मोबाइल नेटवर्क कहता है कि आप हमें एग्जैक्टली ओके, दुकानदार कहता है कि आप जितना भी अमाउंट मुझे देंगे उसका 25% टैक्स कटेगा, बाकी अमाउंट सामने पहुंचेगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे? दुकानदार की कहना है कि जितना अमाउंट आप मुझे देंगे, मिसाल में दुकानदार को 100 रुपए देता हूं,
तो उसका 25% टैक्स कट जाएगा, बाकी अमाउंट सामने जमा होगा। और मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने मुझे ये कहा है कि आप दुकानदार को कितने देते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतने दीजिएगा कि मुझ तक 750.00 पहुंचे। मुझ तक कितने पहुंचे? 750। आप दुकानदार को कितने पैसे देंगे? 1000। 25% किस पे लगेगा? 750 रुपए के 1000 रुपए। आप दुकानदार को जितने पैसे देंगे 1000, तो आपने 1000 की फिगर कैसे निकालनी है? आप कहेंगे कि 750 जो मुझे पहुंचाने हैं, सामने कितना फीसद पहुंचेगा? रिकॉल द एग्जाम्पल, मैं दुकानदार को जितने पैसे दूंगा उसका 25% तो कट जाएगा। तो 100 का 25 कट जाए तो सामने कितना पहुंचेगा? 75, 75, यानी कि 750 कितना फीसद है? तो 100% कितना होता है? मैं 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाऊंगा, उसका 25% कट के 75% सामने पहुंच जाएगा। मुझे दोस्त को 1800 रुपए देने, मैंने एक दोस्त को कितने देने हैं? 1800। वो कहता है इजी पैसा करवा दो। ठीक है, दोस्त मेरा क्या करा है? इजी पैसा करा दो। मैं दुकानदार के पास गया, उसने कहा भाई 10% कटेगा। 10% किसका कटेगा? नहीं, जितना अमाउंट आप दुकानदार को देंगे, जितना अमाउंट आप दुकानदार को देंगे, 10% डिडक्ट होने के बाद सामने कितना जाएगा? 90%। दोस्त कह रहा है कि भाई आप दुकानदार को कितने देते हो वो मुझे नहीं पता, या आप ऑनलाइन एक चीज मंगवाते हो, वो कहता है कि पैसे भेजोगे तो डिलीवर करूंगा, और आपका उसके साथ 1800 रुपए का अमाउंट तय आ गया। अब आप उससे पूछ रहे हैं इसी पैसा कितने कराओगे? वो बोलेगा मुझे नहीं पता आप इसी पैसा कितने करवाओगे, लेकिन इतने करवाना कि मेरे पास 1800 रुपए पहुंचने चाहिए। और दुकानदार कितना काट रहा है? और वो 10% किस पे लगाएगा? जितना अमाउंट आप उसको देंगे, यानी 1800 खुद कितना फीसद बचेगा? 90%। गलती से भी 1800 पे 10% नहीं कटिएगा, क्योंकि अगर 1800 आप दुकानदार को देंगे तो उसका 10% काटेगा, लेकिन आपने दुकानदार को 1800 नहीं देने, और ना ही 1800 को 10% निकाल के इसमें प्लस करना, क्योंकि 1800 का 10% कितना बनेगा? 180 रुपए। 180 रुपए में अगर मैं 1800 रुपए प्लस कर दूं तो बनेंगे 1980 रुपए। 1980 रुपए का 10% कट जाएगा अगर, तो 1800 रुपए नहीं बनेंगे। कैलकुलेशन रिवर्स है। आपने क्या अज्यूम करना है कि 1800 बजाते खुद इज, तो 100% कितना होगा? 1800 डिवाइडेड बाय 90%, तो 100% कितना बनेगा? यानी आप दुकानदार को कितने पैसे देंगे? आप लोगों का भैया कि 2000। उसने कहा 2000 का 10% तो मैं रख लूंगा। 2000 का 10% कितना बनेगा? 200। चलिए उसने सामने कितने भेजेगा? ठीक है, अच्छा, तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हम यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इसमें हम
नॉर्मल लॉस को भी शामिल रखेंगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस का खर्चा कंपनी नहीं भरेगी, तो ये खर्चा नए इनपुट का नहीं होगा, किसका होगा? क्रॉस। दूसरा, प्रोडक्ट बनाने में दूसरा वाला खर्चा कौन सा है? डायरेक्ट लेबर का। ठीक है, दूसरा खर्चा डायरेक्ट लेबर का। लेबर के केस में एक वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है, स्वयं हम आते हैं रिवर्स कैलकुलेशन की तरफ हम वापस आते हैं। यहां पे हम वर्ड यूज करें आइडल टाइम। इट्स नॉट आइडियल, इट्स व्हाट? आइडल। यस, करेक्ट। होता क्या है कि हम अगर ज़ेबस पे ट्यूटर को कहते हैं कि आपने 3 घंटे का सेशन लेना है, क्या लेक्चरर लगातार 3 घंटे पढ़ा सकता है? स्टूडेंट भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। हम उसको कहते हैं कि बीच में 20 मिनट का ब्रेक देना है। Will you pay the teacher for 20 minutes break time? Should you? Why not? टीचर कहेगा मैं नहीं दे रहा ब्रेक में पढ़ा रहा हूं, मैं ये 20 मिनट कहीं और जाके पढ़ाऊंगा। If you are supposed to remunerate your teacher on hourly basis, बिल्कुल सब टीचर को 1500 रुपए फी घंटा देते हैं, तो टीचर यहाँ पे आया है 3 घंटे के लिए, तो आपकी पॉलिसी है ना, उसने आपने उसको 20 मिनट का बीच में ब्रेक दे दिया। टीचर कहते नहीं, मैं नहीं दे रहा ब्रेक, मैं लगातार पढ़ा सकता हूँ। Who should bear the cost of 20 minutes? अपना टीचर या मैनेजमेंट? टीचर और मैनेजमेंट? मैनेजमेंट। बिकॉज 20 मिनट का ब्रेक कौन दिलवा रहा है? टीचर कह रहा है कि भाई मेरा टाइम कीमती, मैं काम करता हूं, इनको 2 घंटे 40 मिनट लगातार पढ़ाता हूँ, 20 मिनट पहले छोड़ दूंगा, 20 मिनट पहले छोड़ दूंगा, मुझे कहीं और जाना है, मैं मेरी क्लास है दूसरी जगह पे, मैं वहां से 1500 रुपए का रेट से 2000 रुपए का रेट से। लेकिन हम कहते हैं कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए 20 मिनट तो 20 में देने पड़ेंगे, and who should bear the cost? In this case, क्योंकि मैं चार्ज कर रहा हूँ, I am supplier and Zebist is my customer, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, Zebist उसको आगे से आउटसोर्स कर रहा है, वो अलग इश्यू है। इसको हम कहते हैं आइडल। आइडल मतलब फ्री टाइम। कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर को 40 मिनट्स लगने चाहिए। कितने मिनट लगने चाहिए? तो हम ये बात कर रहे हैं कि 40 मिनट्स आइडियल है या फिर 40 मिनट का काम है, 40 मिनट का काम। लेकिन मैनेजमेंट को यह भी पता है कि नमाज ब्रेक की वजह से, लंच ब्रेक की वजह से, टी ब्रेक की वजह से, पावर शट डाउन होने की वजह से, ड्यू टू मल्टीपल रीजन, मशीन खराब होने की वजह से, हम लेबर को जितने घंटे की पेमेंट करते हैं ना, वो उतने घंटे काम नहीं करते। लेकिन लेबर कहेगा कि भाई रेस्ट से दोगे क्या? लाइट मैंने बंद करवाई है क्या? मटेरियल मैंने शॉर्ट करवाया क्या? मशीन मैंने खराब करवाई है क्या? मैं तो बैठा हूं। लेकिन किसी वजह से ऐसा होता है कि लेबर तो मौजूद है लेकिन काम नहीं हो पा रहा, बिजली बंद है।
मटेरियल शॉर्ट हो गया, मशीन में कोई फॉल्ट आ गया, लेबर बैठा हो। हमने लेबर को उन घंटों की भी पेमेंट करनी पड़ेगी जिन घंटों में उसने काम नहीं किया। समझ रहे मेरी बात? उन घंटों को हम क्या कहते हैं? हालांकि काम नहीं हुआ कोई, लेकिन प्रोडक्शन चलाने के लिए इतना मार्जिन तो रखना पड़ेगा, लंच ब्रेक तो देना पड़ेगा, नमाज ब्रेक तो देना पड़ेगा। अब इस चीज के पैसे कैसे कटे जाएंगे? तो वो फैक्ट्री में दाखिल होता है, वो चेक इन करता है कि मैं 8:10 पर फैक्ट्री में दाखिल हुआ, और जब वो फैक्ट्री से निकलता है वो चेक आउट करता है। लेकिन फैक्ट्री में पूरे 8 घंटे या 10 घंटे जो वो मौजूद था, उसने गधे की तरह काम नहीं किया है। उसने चाय का ब्रेक भी लिया है, लंच ब्रेक भी लिया है, नमाज भी उसने पढ़ी है, रेस्ट भी किया होगा, मशीन कभी खराब हुई होगी। Who should bear the cost of idle time? कंपनी या बंदा, लेबर? कंपनी आगे कस्टमर को ट्रांसफर करेगी, वो एक अलग इशू। ठीक है, अब दो चीज आती है। एक आता है आवर्स वर्क, यानी जितने घंटे काम किया, और एक होता है आवर्स पे, जितने घंटे की लेबर को पेमेंट की जाएगी। ऐसा क्यों होगा भाई? जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे की पेमेंट करेगा। लेकिन नहीं, हमें पता है कि किसी सबब काम रुक जाता है, किसी सबब काम रुक जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस, उसको हम क्या कहते हैं? आइडियल टाइम। ठीक है, फिर हम रिवर्स वर्किंग की तरफ यहां पे दोबारा आते हैं। मुझे पता है कि लेबर को जितने घंटे की मैं पेमेंट कर रहा हूं, वो दर हकीकत उतने घंटे काम नहीं करेगा। लेबर को मैं जितने घंटे की पेमेंट करूंगा, लेबर उतने घंटे काम नहीं करेगा, उससे उससे कम काम करेगा, लेकिन पैसे मैं उसको ज्यादा दूंगा। तो अगर मैं ये कहता हूं 20% ऑफ hours paid, not hours worked, 20% of hours paid is for idle time। समझिए मेरी बात? कहता है कि लेबर को हम जितने घंटे की पेमेंट करते हैं, उसका 20% फारिग वक्त है, जिसमें वो लेबर में भी काम नहीं करता। आपको ये बताया जाता है that ideally 40 minutes are required for a unit। ठीक है, एक यूनिट को बनाने के लिए आइडियली कितने घंटों का काम चाहिए? 40 मिनट्स का। एंड लेबर रेट इज 300 रुपीज पर आवर। एग्जाम्पल को समझिएगा, मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर को लगातार 40 मिनट काम करना पड़ेगा, 40 मिनट काम करना पड़ेगा। लेकिन जब वो 40 मिनट काम करेगा, मैं उसको पैसे 40 मिनट की नहीं दूंगा,
पैसे मैं उसको थोड़ा ज्यादा घंटे के लिए दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि जितने घंटे की मैं उसको पेमेंट करता हूँ ना, उसमें से 20%, वरना तो मुझे है ना कंपनी को, मैं आगे कस्टमर को चार्ज करूंगा, मैं आगे कस्टमर को चार्ज करूंगा, लेकिन फिलहाल लेबर पे नुकसान नहीं भरेगा। अगर आपको 40 मिनट का काम चाहिए तो पेमेंट कितने घंटे की करेंगे? 60 मिनट की। 60 मिनट का 20%। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, अगर आपको लेबर के 40 मिनट का काम चाहिए तो आप लेबर को पेमेंट कितने घंटे की करेंगे, कितने मिनट की करेंगे? 60 की। 60 का 20% कितना बनेगा? 12। 60 में से 12 काटो, 48। भाई मुझे तो 48 मिनट चाहिए ही नहीं, मुझे तो 40 मिनट चाहिए। बात नहीं समझ रहा? मुझे अगर 40 मिनट का काम चाहिए तो पेमेंट कितने मिनट्स की करूंगा? 15। साउंड गुड। 50 मिनट्स का 20% कितना बनेगा? 10 मिनट्स। 50 माइनस 10। डन। तुक्का तो नहीं था। वर्किंग। ठीक है, कैलकुलेशन देखो क्या करेंगे हम। आवर्स पेड, जितने घंटे की आप उसको पेमेंट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस आइडल will be equal to hours work। फिर फॉलो करिएगा, जितने घंटे की मैं पेमेंट करूंगा उसमें से आइडल टाइम काट के बाकी घंटों का काम किया जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है कि पेमेंट कितने घंटों की जाएगी, ऐसा ही? मुझे नहीं पता, मैं इसको रखता हूं एक्स। आइडल टाइम कितना फीसद है? 20%। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस आइडल 20, यानी उसको जो पेमेंट की जाएगी वो 80% घंटों की काम की होगी। इक्वल टू आवर्स वर्क, कितने घंटे आपने काम करवाना है? 40 मिनट्स। यानी ये 40 मिनट्स बजाते खुद कितना फीसद टाइम है? ये 80% टाइम, क्योंकि वो 80% वक्त काम करेगा तो उसको 100% वक्त के पैसे मिलेंगे, क्योंकि 20% जो आइडियल टाइम है वो किसका है? ऑफ आवर्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। 40 divided by 80%, 50 minutes। 50 minutes is what? This will be the time paid for। लेबर को पैसे मिलेंगे 50 मिनट के और वो काम करेगा 40 मिनट। 50 का 20%, 10 मिनट। हम उसे काम नहीं दे रहे बल्कि उसको पैसे दे रहे हैं। क्यों पैसे दे रहे हैं? आइडल। और हर घंटे की पेमेंट कितनी है? लेकिन 300 पर, ये 50 क्या है? मिनट्स है। 50 मिनट को मैं फी घंटा एक से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता था, या तो 50 मिनट को अब आवर्स में कन्वर्ट करें या 300 रुपए पर आवर को आप पर मिनट में कन्वर्ट करें। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 300 रुपए अगर 60 मिनट के पैसे हैं तो पर मिनट की पेमेंट कितनी होगी? 300 रुपीज। 300 रुपीज अगर 60 मिनट के पैसे हैं
तो हर मिनट के कितने पैसे होंगे? 1 मिनट के 5 रुपए। तो दिस इज 5 रुपीज पर मिनट। और लेबर कितने घंटे की पेमेंट पाएगा? मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए पर मिनट। तो हर एक यूनिट के ऊपर हमारा कॉस्ट कितनी आएगी? टू हंड्रेड। Realization, not so far. Okay, so the standard cost calculate करते वक्त हम लेबर का क्या रखेंगे? स्टैंडर्ड टाइम पेड। यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम वर्क नहीं रखेंगे क्योंकि काम बेशक वो कम करेगा, पैसे तो कंपनी को ज्यादा भरने पड़ेंगे, और वो ज्यादा पैसे जो कंपनी भर रही है वो किसको चार्ज करेगी? अल्टीमेटली प्रोडक्ट कस्टमर को। मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। यूनिट को बनाने के लिए एक तो हमें चाहिए मटेरियल। मटेरियल्स कैन बी मोर देन वन। मटेरियल्स कैन बी मोर देन वन। जिस तरह हमने बोर्ड बनाया तो इसमें हमने लासानी भी रखी, फार्मिका भी रखा, एल्यूमिनियम भी रखा, कीले भी रखी, ग्लू भी रखा, मल्टीपल मटेरियल्स है। और ये कॉलर फिल्म फ्री अलग से नहीं है। चलिए ये हमने सब शामिल किए। उसके अलावा लेबर रखा। लेबर भी दो तरह के हो सकते हैं नॉर्मली, स्किल्ड और अनस्किल्ड। अक्सर ऐसा होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी कि एक मिस्त्री आता है काम करने के लिए, उसके साथ एक मजदूर आता है। तो मिस्त्री जो है वो काम का एक्सपर्ट होता है, प्लास्टर वगैरह किसी काम में या टाइल मार्बल लगाने में, और जो मजदूर होता है वो सिर्फ उसकी सपोर्ट में होता है। तो वो दो बंदों की दिहाड़ी हमसे लेते हैं, दोनों का रेट अलग होता है। स्किल्ड और अनस्किल्ड भी हो सकता है। तो कारपेंटर भाई जो एक्सपर्ट है मे बी वो भी काम करेगा। अनस्किल्ड बंदा जो कि उसको सिर्फ ये ग्लू लगा के दे रहा होगा, कीले लगा के दे रहा होगा, हल्का फुल्का काम कर रहा होगा, मे बी वो अलग होगा। ये हमने दो खर्चे लगाते हैं। अब खर्चों में हम कॉस्ट का बिहेवियर है जो कि हमने लास्ट क्लास में हल्का से डिस्कस किया था, हम उसकी तरफ दोबारा आते हैं। एक कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? Variable cost is cost that changes or that varies with level of output. दूसरी कॉस्ट होती है fixed cost. What is fixed cost? Yes, that's half of the definition. That varies. Is that fixed? Yes. Fixed cost is cost that remains same or remains stable, remains constant.
regardless of output. Shahzad, why is that shopkeeper's favorite? Fair. फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को मैं लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन करा था, आज भी थोड़ा समझा देता हूँ। बहुत स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट वो है जो वेरी कर जाए, फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो पत्थर पे लकीर हो, जो कांस्टेंट रह जाए। ऐसा कहना मुनासिब नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट वो है जो वेरी तो करती है लेकिन उसकी वजह प्रोडक्शन वॉल्यूम होता है, लेकिन उसकी वजह प्रोडक्शन वॉल्यूम, नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से जो खर्चा आए, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से जो खर्चा आए वो वेरिएबल होता है। जो किसी भी वजह से वेरी कर जाए वो वेरिएबल नहीं, उसकी वजह आपका लेवल ऑफ आउटपुट होना चाहिए कि मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाऊंगा, मेरा इतना खर्चा बढ़ जाएगा। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? What is marginal cost? And is the cost of producing one extra unit. Marginal cost is extra cost of producing one extra unit. कि एक इजाफी यूनिट बनाने से जो इजाफी खर्चा आए वो वेरिएबल होता है, वो मार्जिनल होता है। कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो वेरी करते हैं बेशक, लेकिन उसकी वजह हमारा लेवल ऑफ आउटपुट नहीं होता। मैं डिस्कस कर रहा था हमारा बिजली का बिल। पाकिस्तान में जो बिजली का निजाम है हेस्को का या वापडा का, उसका बिल क्या हर महीने सेम आता है? किस पे डिपेंड करता है? कौन से यूनिट पे? किलो वॉट आवर्स, केडब्ल्यूएच। केडब्ल्यूएच क्या है? किलो वॉट आवर्स। किलो इज 1000, वॉट जो हमारे अप्लायंसेस कंज्यूम करते हैं, और आवर्स मतलब कि कितने घंटे वो चलता है। मिसाल अगर आप अज्यूम कर लें कि एक सेवर हो या एक बल्ब है जो ऑन होने पर 100 वॉट कंज्यूम करता है, ठीक है, 100 वॉट कंज्यूम करता है। जब वो 1 घंटा चलेगा, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे 100 वॉट आवर। जब वो 10 घंटे चलेगा तो वो 1000 वॉट पी जाएगा। जब वो 1 घंटा चलता है तो 100 वॉट पीता है। जब वो 10 घंटे चलेगा तो वो 1000 वॉट पिएगा। 1000 मतलब किलो वॉट। तो 1 किलो वॉट आवर यानी 10 घंटे अगर लगातार एक बल्ब जलता रहे तो वो 1 यूनिट गिराएगा। एसी जो हम जलाते हैं, 1 टन का एसी मिनिमम 1500 वॉट देता है। 1500 वॉट यानी 1 किलो वॉट। अगर हम एक एसी 1 घंटा चलाएं तो वो 1.5 यूनिट गिराएगा 1 घंटे में। लिहाजा आप जितनी ज्यादा एसी चलाएंगे उतना ज्यादा आपका बिजली का बिल आएगा। क्या जेविस का बिल बिजली का हर महीने सेम आता होगा? वेरी करता है। अभी हमने एसी खोल दी है, पिछला सेशन हमने आधे से ज्यादा लॉकडाउन में निकाला था, उससे पिछला सेशन हमने पूरा का पूरा कैंपस बंद करके निकाला था, तो बिजली के बिल में फर्क तो पड़ा होगा। तो जेविस के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वेरिएबल कहलाएगी या फिक्स्ड? फिक्स्ड। आप फ्यूचर वेरी नहीं करेंगे,
आप डेफिनेशन को पूरा पढ़ना। हमने क्या लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट वेरी तो करती है, लेकिन किसके साथ? क्या एक इजाफी स्टूडेंट बिठाने से हमारी बिजली का बिल बढ़ जाएगा? क्या एक ज्यादा एडमिशन करने से हमारे बिजली का बिल बढ़ जाएगा? क्या एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट अगर कोर्स रजिस्टर कर ले तो बिजली का बिल बढ़ जाएगा? कोई अगर कोर्स ड्रॉप कर देता है यहां से तो बिजली का बिल कम हो जाएगा? तो बिजली की कॉस्ट वेरी तो कर रही है, लेकिन वजह तुम नहीं। वेरिएबल किसको कहा जाएगा? जो वेरी तो करे लेकिन वजह तुम हो, उसकी वजह आप लोग होनी चाहिए। अगर एक इजाफी बच्चा बैठ जाए, लेट्स से जैबस टीचर से ये डर करे कि हम आपको पर स्टूडेंट 3000 रुपए देंगे, तो आपको पर स्टूडेंट 3000 रुपीज देंगे। इन दैट केस जो टीचर की सैलरी होगी that would be variable and that would be varying with respect to number of students, that would be referred as variable. Current is की कोई भी कॉस्ट वेरिएबल नहीं है। वैन में जाते हैं, कार में जाते हैं या बस में जाते हैं, तो उस ट्रांसपोर्टेशन या उस व्हीकल की फ्यूल कॉस्ट वेरिएबल होती है, फिक्स्ड होती है। क्यों? जितने ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चलेगी फ्यूल ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी, जितने ज्यादा घंटे आपकी गाड़ी चलेगी क्या उतना ज्यादा आपकी फ्यूल कंज्यूम नहीं होगी। मैं अगर हैदराबाद से कराची जाता हूं और रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा होता है, शहर में कहीं ट्रैफिक में फंस जाता हूं तो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम नहीं होगा। अगर मैं लंबा रास्ता पकड़ लेता हूं, एक रोड ब्लॉक है और मैं किसी लॉन्ग रूट से चला जाता हूं, कराची ठट्टा के रास्ते से चला जाता हूं, ज्यादा फ्यूल कंज्यूम नहीं होगा। तो क्या फ्यूल कॉस्ट वेरी नहीं करेगी? वेरी करेगी ना, विद नंबर ऑफ किलोमीटर्स, विद नंबर ऑफ आवर्स। तो वेरिएबल कहोगे, फिक्स्ड कहोगे? फिक्स्ड, क्योंकि वजह पैसेंजर। तो गाड़ी में अगर 500 सीट पे बंदे बैठे हो तो भी वही फ्यूल, अगर 4 बंदे जाए 2 बंदे जाए तो वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट द कॉस्ट दैट जस्ट वेरीज। वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ, और फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट नहीं है जो वेरी ही नहीं करती। फिक्स्ड कॉस्ट वेरी करती है। तस्लीम क्लोज, यस क्लोज। ऐसा ही है कि वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ साथ वेरी करे, और फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स्ड है। वो वेरी कर सकती है, वो कमोपेश हो सकती है, लेकिन उसकी कम या ज्यादा होने की वजह हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं होगी। अगर कि हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ कॉस्ट बढ़े और कम हो तो उसको वेरिएबल कहेंगे। इसके अलावा आपने कुछ कॉस्ट पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं स्टेप कॉस्ट। एनी आइडिया व्हाट इज स्टेप कॉस्ट? नो? बिल्कुल। अगर y एक्सिस पे हमारी कॉस्ट हो और x एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम हो, अगर हमारा वॉल्यूम 0 भी है, आप समझ सकते हैं, अगर हमारा वॉल्यूम 0 भी है तो भी हमारी कॉस्ट लेट्स अज्यूम 50,000 होगी ही होगी। तो कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड। कि अगर हम एक भी यूनिट नहीं बनाते तो भी 50 रुपए का खर्चा तो आएगा, और अगर आप यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं और लेट्स अज्यूम आप 15,000 यूनिट्स बनाते हैं तो भी खर्चा वही रहेगा। तो आप 1000 यूनिट्स बनाए, 2500 यूनिट्स बनाए, 4000, 5000, 10,000, 12,000, 15,000 यूनिट्स बनाए, आपका टोटल खर्चा 50,000 ही रहेगा। इस कॉस्ट को आप क्या कहेंगे?
नहीं फिक्स्ड, क्योंकि अब तक इस कॉस्ट ने करवट ली ही नहीं है। यूनिट ना बनने पे भी 50 है और 15,000 यूनिट्स बनने पे भी 50 है, तो कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड है। स्टेप कॉस्ट किसको कहते हैं कि अगर आप 15,000 से ज्यादा जाएंगे तो ये खर्चा एक स्लैब में बढ़ जाएगा, पर यूनिट नहीं बढ़ेगा। ये खर्चा पर यूनिट नहीं बढ़ेगा, एक स्लैब में बढ़ जाएगा, और विद फर्स्ट ये खर्चा हो जाएगा 80,000, और ये अंदर आने वाले 15,000 यूनिट्स तक 80,000 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 80,000 से क्रॉस करेंगे ये खर्चा 30,000 मजीद बढ़ जाएगा और 1,10,000 पे आ जाएगा, और मजीद 15,000 यूनिट्स तक, सॉरी 30,000 यूनिट्स तक सेम रहेगा। तो ये कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से नहीं बढ़ रही है, लेकिन जब आप एक लेवल को क्रॉस करेंगे तो ये एकदम से बढ़ जाएगी। मिसाल आप पिकनिक अरेंज करते हैं, हम स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। एक बस में कैपेसिटी 42 सीट्स की है। अगर आपके पास 10 रजिस्ट्रेशन आती हैं, 15 रजिस्ट्रेशन आती हैं, 22 आती हैं, 30 रजिस्ट्रेशन आती हैं, बस का खर्चा सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही 43 स्टूडेंट्स रजिस्टर होंगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट एकदम से डबल हो जाएगी। लेट्स अज्यूम हमने ये वाज़ेह तौर पे कमेंट किया हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन में बसेस ही होगी, कोई वैन कोई कार में नहीं जाएगा, और इस डेट से पहले जितने भी रजिस्ट्रेशन आई सबको लेके जाएंगे। फिर कैसे लेके जाएंगे वो हमारा सर का दर्द है। तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन 10, 15, 20, 25, 30, 32, 36, 38 चलती है तो आपकी बस की कॉस्ट फिक्स्ड है। लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्रेशन 50 हो जाती है तो दूसरी बस की कॉस्ट एकदम से बढ़ जाएगी। मिसाल एक बस हमें 35,000 रुपए की पड़ रही है, तो 35 का खर्चा डबल होकर 70 हो जाएगा। और कब तक 70 रहेगा? मजीद 42 स्टूडेंट्स तक। यानी जब आपके पास रजिस्ट्रेशन 70 है, 75 है, 80 है, 84 है, ये खर्चा 70,000 का ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन 90 हो जाती है तो एकदम से 35 का खर्चा और बढ़ जाएगा और आप 1,05,000 की कॉस्ट पे आ जाएंगे। और ये 1,05,000 85 स्टूडेंट से लेकर मजीद 42 स्टूडेंट्स तक, 126 स्टूडेंट्स तक फिक्स है। इसको हम क्या रेफर करेंगे? एज स्टेप कॉस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? इसको क्या कहेंगे? एज, जो कि स्टेप्स में बढ़ती है। उसके अलावा कॉस्ट होती है जिसको हम सेमी वेरिएबल कहते हैं या मिक्स्ड कहते हैं। ये कॉस्ट सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक फिक्स रहती है और उसके बाद पर यूनिट के हिसाब से वेरी कर सकती है, या पहले वेरिएबल हो सकती है बाद में फिक्स हो सकती है। अगर हम एक भी यूनिट नहीं बनाते तो भी हमारा खर्चा 40,000 तो होगा ही होगा। लेकिन हर एक यूनिट बनाते हैं साथ आपके वेरिएबल कॉस्ट भी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास कमीशन बेस्ड स्टाफ है, लेट्स से हमारा रेस्टोरेंट है। हम स्टाफ को ये कहते हैं कि भाई आपको 400 रुपए डेली तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
यानी 12,000 रुपए एक महीने के तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आपने करना क्या है कि आपने जितने भी कस्टमर्स आते हैं गाड़ियों में उनसे ऑर्डर लेना है, अपनी आईडी से वो ऑर्डर पंच करवाना है। जितने भी ऑर्डर्स आप पंच करवाएंगे उसका 3% आपकी कमीशन। तो अगर एक स्टाफ पूरे महीने में एक भी ऑर्डर नहीं लाता, एक भी कस्टमर नहीं पकड़ के लाता, तो भी आप उसको 12,000 तो देंगे ही देंगे। यानी अगर उसका वॉल्यूम 0 भी है तो भी 40,000 तो उसको देने ही देने। लेकिन अगर वो कस्टमर इस महीने 5 लाख रुपए के ऑर्डर्स पकड़ता है, यानी 5 लाख रुपए के ऑर्डर्स वो अपनी आईडी से पंच करवाता है, तो आपको इस महीने कितना देंगे? 5 लाख का 3%, 15,000 और 12,000 फिक्स्ड, 27,000। ये 27,000 वेरिएबल है या फिक्स्ड है? ये मिक्स्ड है। इसमें 12,000 फिक्स्ड है जो कि आपने स्टाफ को, एम्प्लॉय को देने ही देने हैं, और बाकी जो ऊपर का अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि वो सेल कितनी करता है। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है अक्सर, स्टाफ को एक फिक्स सैलरी देती है, दूसरा पॉलिसी पे कमीशन देती है। जो फिक्स सैलरी है, चाहे वो इस साल एक भी पॉलिसी नहीं लाता, वो तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जब वो ज्यादा पॉलिसी लाता जाएगा तो हर पॉलिसी के हिसाब से उसको पैसा मिलता जाएगा। तो दैट इज मिक्स्ड कॉस्ट। दिस इंक्लूड्स बोथ a fixed element and a ये शिफ्ट बिहेवियर। बराबर, मैं कंफ्यूजन की तरफ आना चाहता हूं। हम जब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हैं तो एक हमारे पास आ गया डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा। क्या आप में से कोई इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि प्लास्टिक का खर्चा कुर्सी में नहीं जाना चाहिए, फार्मिंग का और लासानी का खर्चा बोर्ड की कॉस्ट में नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं भाई? इसकी वजह क्या नहीं बनेगा? तो हमारे इसमें कोई दो राय नहीं, और इसमें कोई भी दो राय नहीं। इसका जो आते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। रॉयल्टी, हम एक टेक्सटाइल मिल है, हम एक ड्रेस बनाते हैं, ठीक है, स्टिच ड्रेस एंड एक्सेप्टेंस। एक डिजाइनर ने उस ड्रेस को डिजाइन किया और उस डिजाइनर ने अपने तमाम तर डिजाइन्स हमारी कंपनी को सेल किए। दिस इज व्हाट हैपेंस। लेट्स से सानिया मस्केटिया है, उसने अपने डिजाइन्स बनाए और इस बार उसने गुल अहमद को दिए या अलकरम को दिए या खादी को दिए। लेट्स से उसने अलकरम से दिए। अक्सर डील ये होती है कि जितने भी आर्टिकल्स बनाए जाएंगे, सानिया मस्केटिया को हर आर्टिकल पे एक अमाउंट दिया जाए। दिस इज समथिंग वी पाकिस्तानीज नेवर काउंट। हम जाके देखते हैं कि ड्रेस तो बड़ा जबरदस्त है लेकिन इतना महंगा, इनका बड़ा दिमाग खराब है। कपड़ा खरीद के जाके अपने दर्जी को दूंगी, वो इतना बना के देगा, उसको एम्ब्रॉयडरी का इतना आएगा और वो इतनी लेगा, ये सस्ता पड़ेगा, तो फजूल के चार्ज करते हैं। लेकिन द ब्रांड्स बिहाइंड उसको हम कभी कॉम्पनसेट नहीं करते। शायद हम अगर फैशन डिजाइनिंग होते तो हम उन कस्टमर्स की एंटी बात कर रहे थे जो कि इस चीज को इग्नोर करते हैं। आर्टिस्ट मस्ट बी पेड। तो वो क्या कहते हैं, जितने भी आर्टिकल्स बनेंगे डिजाइनर को हर ड्रेस पे पैसे दिए जाते। सिमिलरली इफ यू राइट अ बुक, यू आर ऑथर, यू आर एन ऑथर, आप एक बुक लिखते हैं, कोई नॉवेल लिखते हैं, आप ये देखेंगे कि अगर मेरी किताब कामयाब होती तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, अगर पिट जाती तो मुझे पैसे नहीं मिलने चाहिए। बट व्हाट डज पाकिस्तानीज डू? फोटोकॉपी। किसी टीचर ने अगर अपनी मेहनत से नोट्स बनाए भी तो एक स्टूडेंट पकड़ेगा, फोटोकॉपी करना शुरू कर देगा, किताब पकड़ेगा, फोटोकॉपी करना शुरू कर देगा। पर किताब पब्लिश करने में एक तो पेपर की कॉस्ट है,
उसकी डिजाइनिंग, कवर पिक्चर, उसकी पूरी टाइपिंग की कॉस्ट होगी, प्रिंटिंग कॉस्ट होगी, ये सारे खर्चे तो डायरेक्ट है जो कि किताब की कॉस्ट का हिस्सा ही बनने चाहिए। लेकिन ऑथर से हमारी डील है कि जितने भी बुक्स हम पब्लिश करेंगे हर बुक पे 400 रुपए आपके होंगे। क्या यहाँ पे ऑथर लेबर है? क्या यहाँ पे डिजाइनर लेबर है? नहीं। लेकिन कंपनी को हर एक ड्रेस, हर एक किताब बनाने पे एक्स्ट्रा कॉस्ट तो देनी पड़ रही है, तो उसको क्या कहेंगे कॉस्ट को? ना तो मटेरियल है ना लेबर है। वो खर्चा जो डायरेक्टली एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से आए, लेकिन ना तो वो मटेरियल ना तो वो लेबर हो। तो मैंने मिसाल के तौर पर समझा दिया। नहीं, कमीशन सेल्स पे दी जाती है कि आप अगर आगे कुछ बंदे हायर करते हैं जिनको आप कहते हैं कि जितनी किताबें आप बिकवाएंगे, किताबें पब्लिश होने पे पैसा देना अलग है, किताबें बिकने पे पैसा देना अलग है। कमीशन सेल पे दी जाती है, प्रोडक्शन पे नहीं दी जाती है। तो ऑथर को हमने ये कहा कि भाई अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे। और ऑथर ने ऑब्वियसली मेहनत की है, उसको समराइज करने में अपना टाइम दिया है, अपना दिमाग दिया है, वो स्टोरी लिखी है उसने, तो ऑथर मस्ट बी पेड। दिस इज अगेन व्हाट हैपेंस इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज। एक शायर है या एक लिरिसिस्ट है जो भी लिरिक्स लिखता है, मस्ट बी पेड। हम चले पूरा क्रेडिट बेशक सिंगर को दे देते हैं, तो क्या आपके बेहतरीन गाया है, बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है, लेकिन देयर इज समवन बिहाइंड इट जो लिखता है। ऑफ कोर्स फिर म्यूजिक कंपोजर, लिरिक्स अपने आप में कुछ हैसियत नहीं रखते फिर जब तक उसको वो कंपोजिंग ना दी जाए। फिर अल्टीमेटली वैल्यू एडिंग इज अ सिंगर कि जो अपनी उस आवाज को वैसे रखे, उस टोन्स पे रखे, उस नोट्स पे रखे कि सामने वाले को अच्छा लगे। ये सारी चीजें बैंड ऑफ कोर्स कि वो कहां पे क्या क्या म्यूजिक देते हैं, सारी चीजें रोल प्ले करती है। तो देयर आर आर्टिस्ट्स बिहाइंड। बराबर, ये हमारे रॉयल्टी आ गई। ये खर्चे जो कि एक एक्सेल यूनिट बनाने की वजह से आ रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। पहले स्थिति है कि हमने क्लास की बिगिनिंग में कारखाने के कुछ खर्चे गिने थे। कारखाने की बिजली का बिल, कारखाने में काम करने वाला छोटू और सुपरवाइजर, कारखाने की मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, कारखाने में इस्तेमाल होने वाली मशीन, कारखाने का किराया, खाने पीने का खर्चा, ये सारे खर्चे कौन भरेगा? बातें दो हैं कि कोई भी खर्चा इनकम होते के साथ ही एक्सपेंस मान लिया जाए। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, याद है इनकम स्टेटमेंट, हम देखते हैं कि इस साल हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना प्रॉफिट हुआ। तो कोई खर्चा होने पर अगर आप इमीडिएटली उसको एक्सपेंस मान लें, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि उस खर्चे को हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हिस्सा बनाए। कॉन्सेप्ट समझना मेरा, जनवरी के महीने में मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट 5 लाख रुपए आती है। जनवरी के महीने में मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट 5 लाख रुपए आती है और मटेरियल और लेबर का खर्चा 15 लाख रुपए आता है। ठीक है, पूरे कारखाने में खर्चा कितना होता है? 15 लाख रुपए है मटेरियल और लेबर का खर्चा, 15 लाख। और 5 लाख रुपए
किराया, डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, कैंटीन, सुपरवाइजर वगैरह। और जनवरी के महीने में हम 10,000 यूनिट्स बनाते हैं। जनवरी के महीने में हम 10,000 यूनिट्स बनाते हैं। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हाउ मच इज कॉस्ट पर यूनिट, कि आपको एक यूनिट कितने का पड़ा, तो क्या मुझे उसमें सिर्फ मटेरियल और लेबर का खर्चा ही काउंट करना चाहिए जो कि वेरिएबल है, या फिर फिक्स्ड खर्चा भी शामिल करना चाहिए जो फिक्स्ड है? देखो फिक्स तो फिक्स्ड है, मतलब वो तो आता, आप एक भी यूनिट ना बनाते फिर भी आता। तो रेंट जनवरी की वजह से पे किया है या 10,000 यूनिट्स की वजह से पे किया है? सैलरी सुपरवाइजर की और छोटू की, सपोर्ट स्टाफ की आपने जनवरी की वजह से पे की है या 10,000 यूनिट्स की वजह से किया है? डेप्रिसिएशन जनवरी की है या 10,000 यूनिट्स? तो टाइम का खर्चा है, तो जनवरी का खर्चा जनवरी भरेगा ना। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। कंफ्यूजन मेरे पास ये है, मैंने देखा कि मेरा मटेरियल और लेबर मिला के खर्चा कितना है, और मैंने यूनिट्स कितने बनाए हैं, 10,000 यूनिट्स। जो मुझे हर एक यूनिट कितने का पड़ा, लेकिन सर इस साल फिर इस महीने मटेरियल प्लस लेबर मिला के 10 लाख रुपए का खर्चा आया है, और इस महीने जनवरी में आपने 10,000 यूनिट्स बनाए हैं। मैंने इसमें से 9,000 यूनिट्स, मैंने इसमें से 9,000 यूनिट्स 22 लाख रुपए में बेच दी। मैंने इसमें से 9,000 यूनिट्स 22 लाख रुपए में बेच दिए, यानी मेरा रेवेन्यू कितना आया, मैंने पैसे कितने कमाए, 22 लाख। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, रेवेन्यू में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ, यानी उन गुड्स का खर्चा जो बिक गए हैं, मैं इसमें से माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसलिए 10 लाख, इसलिए 10 लाख, नो 10 लाख इज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, 10 लाख इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैं अगर 10 लाख रुपए की कॉस्ट को 22 लाख रुपए के रेवेन्यू से कंपेयर करूं और कहूं कि 12 लाख रुपए कमाए हैं, तो माजरत के साथ आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि 22 लाख रुपए कितने यूनिट्स का रेवेन्यू है, 9,000 यूनिट्स का, और 10 लाख रुपए कितने यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 10,000। तो 9,000 यूनिट्स के रेवेन्यू को 10,000 के यूनिट्स की कॉस्ट से कंपेयर करना कहां का इंसाफ है, फेयर तो नहीं है ना। तो मैंने वर्ड यूज किया, दिस इज नॉट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, दिस इज नॉट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स। कितने यूनिट्स गुड्स सेल हुए, 9,000, और 10 लाख कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, 10,000। उस हिसाब से हर यूनिट बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, 100। तो 9,000 यूनिट बनाने में खर्चा कितना आएगा, 9,000 यूनिट बनाने में कितना खर्चा आएगा। आपने क्या किया, 100 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 9,000 यूनिट्स, ऐसा। बात समझ में आ रही है, फिर एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि हमने बनाए तो 10,000 यूनिट्स है,
कोई दो राय नहीं। बनाए कितने हैं? 10,000 यूनिट ही बनाए, लेकिन बेचे सिर्फ 9। तो रेवेन्यू जब 9,000 यूनिट्स का है तो खर्चा भी, जो 1,000 यूनिट्स आप नहीं बेच पाए उसका खर्चा कौन भरेगा? वो महीना भरेगा जिस महीने में वो यूनिट्स बिकेंगे। फरवरी के अंदर, ध्यान देना, फरवरी के अंदर अगर हम 10,000 यूनिट्स बनाए और 11,000 यूनिट्स बेचे, मुमकिन है? फरवरी के अंदर हम 10,000 यूनिट्स बनाए और 11,000 यूनिट्स बेचे, मुमकिन है? कैसे मुमकिन? जनवरी वाले 1,000 है, बिल्कुल मुमकिन है। तो फरवरी में जब रेवेन्यू आप 11,000 यूनिट्स का दिखाएंगे तो खर्चा भी, लिहाजा खर्चा उस महीने को नहीं भरना चाहिए जिस महीने में यूनिट्स बनाए गए हैं, खर्चा उस महीने को भरना चाहिए जिस महीने में यूनिट्स बेचे गए हैं। और मैं जेलरी को कहा भाई टेंशन नहीं लेनी, 1,000 यूनिट्स का खर्चा हम आपको नहीं चार्ज कर रहे, ये हम उस महीने को चार्ज करेंगे जिस महीने में यूनिट बिकेंगे। यहां तक हम बात समझ चुके हैं। यस, वो रेंट, हीटर लाइट, सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिसिएशन वो आ जाती है कि भाईजान हमारा क्या सीन है, हम यही रुक जाए जनवरी में या हमें भी लेके चलोगे फरवरी में? हमने कहा चलिए आप तो फिक्स हो ना, हम एक भी यूनिट ना बनाते फिर भी तो आते ना। हाँ हम बोला मैं बैठो जनवरी। ये एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या नाम देते हैं? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसमें हम कौन कौन से खर्चे डाल रहे हैं जो आपने मुझे क्लास की बिगिनिंग में गिनवाए थे? सही है, सरसरी बोलूं तो आपने मुझे कहा फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री के बिजली का बिल है, सुपरवाइजर और छोटू की सैलरी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, खाने पीने का खर्चा है, मान गया, डेप्रिसिएशन है। ये तमाम तर इखराजात आए तो जनवरी की वजह से है, तो भरने किसको चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? डायरेक्टली एक्सपेंस्ड, यानी उस ही महीने के मुंह पे मान के चलो जिस महीने में आ रहे, फिक्स है ना। ये एक स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि भाई फिक्स है तो क्या हुआ, आया तो प्रोडक्शन की वजह से ही है ना, है तो कारखाने का खर्चा ही ना। तो अगर हम उसको इन्वेंटरी वैल्यूएशन का हिस्सा बनाए तो इसको हम नाम देते हैं टू एब्जॉर्ब, कि हम फैक्ट्री के खर्चे इन्वेंटरी की कॉस्ट में एब्जॉर्ब, जज्ब कर देंगे, चिपका देंगे कि भाई मटेरियल और लेबर का खर्चा तो आपने उठाना ही है, ये रेंट भी पकड़ो, ये सैलरी भी पकड़ो, ये हीट एंड लाइट भी पकड़ो, ये सफाई का खर्चा भी पकड़ो, कारखाने का खर्चा कौन उठाएगा? बाकी हम क्या करते हैं, वो कारखाने के अखराजात यूनिट्स की कॉस्ट में चिपका देते हैं। वो करेंगे तो क्या होगा, अगर हम 10 लाख रुपए का डायरेक्ट खर्चा रखें, और मैंने क्या कहा था कि फैक्ट्री की सुपरवाइजर हीटर लाइट्स रेंट का खर्चा कितना था? 5 लाख, यानी हमारा टोटल खर्चा आया है 15 लाख, जिसमें डायरेक्ट खर्चा भी है और इनडायरेक्ट खर्चा भी है। नाम क्या दिया मैंने? somehow or the other, वजह तो नहीं है। डायरेक्टली मुझे नहीं दिख रहा कि किसी कारखाने में भी ये कुर्सी बनाई गई है, लेकिन मैं सोच सकता हूं कि बनी तो किसी कारखाने में ही होगी। हाथ इसमें उस सुपरवाइजर का भी होगा, जिन मशीन्स पे इसकी पॉलिशिंग, इसकी पेंटिंग, इसकी मोल्डिंग, इसकी फिनिशिंग की गई है, वो मशीन का खर्चा भी इसी कुर्सी का हिस्सा होना चाहिए, और लेबर की जो खाना पीना दिया है उसका खर्चा भी इसी कुर्सी में होना चाहिए। तो खर्चा जनवरी भरेगा
या 10,000 यूनिट्स भरेंगे, ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स है। भाई खर्चा तो हम ले रहे हैं, खर्चा उठाने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कौन से महीने में एक्सपेंस माना जाएगा। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जनवरी का खर्चा जनवरी भरेगा, चाहे कितने भी यूनिट्स बनाए जाएं, बेचे जाएं, बचाए जाएं। जनवरी का खर्चा जनवरी ही भरेगा, चाहे कितने भी यूनिट्स बनाए जाए, बेचे जाए, बचाए जाए। दूसरा कहता है यार इतना ना करो, आप क्या करें कि दोनों खर्चे मिलाकर 10,000 यूनिट से मान लें, तो हर यूनिट कितने का पड़ जाएगा? 150 रुपए का। आपने बेचे कितने यूनिट से? 9,000 यूनिट। 9,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 150 रुपए, तेरह लाख 50,000। बाकी जो इसमें 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, टोटल खर्चा कितना हुआ? 15 लाख। 10 लाख में से लाख तो मैं वैसे ही झपट कर रहा था कि तुम हट जाओ, बेटा तुम जनवरी में छोड़ो, फरवरी में जाना। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि भाई खर्चा फिक्स है तो क्या हुआ है, तो हमारा ही है, तो इसको भी यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बना लेते हैं, और खर्चा इसको तब तस्लीम करेंगे जब वो यूनिट्स बिक जाएंगे। ठीक है, इस स्कूल ऑफ थॉट का नाम है पहले वाले का मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल आपने पढ़ा हुआ है ना, मार्जिन मतलब जो एक यूनिट बनाने की वजह से, और दूसरी कॉस्टिंग का नाम है तो एक यूनिट आपको 100 रुपए का पड़ा या 150 रुपए का पड़ा? अगर मार्जिनल की माने तो 100 का, अगर एब्जॉर्प्शन की माने तो 150। टॉपिक हमारा है कॉस्टिंग, टू डिटरमिन कि एक यूनिट हमें कितने का पड़ रहा है। सही है, टॉपिक हमारा है कॉस्टिंग। हम ये देखना चाहते हैं कि एक यूनिट बनाने में हमारा खर्चा कितना हो रहा है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए कि डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो तो यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जो फैक्ट्री के खर्चे हैं उन खर्चों का क्या किया जाएगा, ये बात हमारे जरिए बहस रहेगी, और ये बहस ही रहेगी। इसमें हम डिस्कस करके इसका हल निकालेंगे कि इस कॉस्ट का क्या किया जाएगा। इस पूरे सिस्टम को हम कॉस्ट कहते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन?